गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में। तो आज आपको हम बता दें कि चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स मतलब क्लास 10th के बच्चों के लिए जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। देखिए यहाँ पे ऊपर में लिख रहा है राज्य एवं राष्ट्र की आय, इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि चैप्टर 1 का हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं और आज चैप्टर 2 है। और आप लोग चैप्टर 1 को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जितनी सारी आप ध्यान से सारी की सारी क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको 100 to 110% आपको लड़ाने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए पूरा के पूरा 100% आपके एग्जामिनेशन में लड़ेंगे और आएंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि ध्यान समझिएगा, सन 2009 और 8 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है। मतलब ये कि 2009 और 8 में 2008-9 में अगर देखा जाए तो भारत का प्रति व्यक्ति आय मतलब एक आदमी का इनकम उस समय कितना था। ओके, तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन आपको क दिखाई दे रहा है, ये ख ग घ। अगर ये आपको ऑप्शन कोई भी याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अन्यथा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर, 25,494 रुपये। तो 2008 और 9 के अनुसार में लगभग एक व्यक्ति का आय कितना था साल भर के लिए, ये एक साल के लिए जोड़ा जाता है, तो 25,494 रुपये थे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या कि भारत में, समझिएगा ध्यान से दोस्तों, भारत में जो वित्तीय वर्ष किसको कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष किसको कहा जाता है। ये जनवरी से 31 दिसंबर तक, या 1 जुलाई से 30 जुलाई तक, या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या 1 सितंबर से 31 अगस्त तक, किसको कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को जो महीना है उसी महीने को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया, अब चलिए 3 की तरफ चलेंगे। क्लियर। चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। मतलब भारत के कौन से राज्य में जो प्रति व्यक्ति आय है वहां पे सबसे ज्यादा कौन से राज्य का है। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर क कह रहा आपका क्या, बिहार। ऑप्शन नंबर ख कह रहा पंजाब। ऑप्शन नंबर ग कह रहा हरियाणा। ऑप्शन नंबर घ कह रहा गोवा। तो आपका किस राज्य में, कौन से राज्य में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ख पंजाब। पंजाब क्या है, वहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या है, ज़्यादा है। ओके, चलिए अब चले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहे हैं कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ओके, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पे भारत के स्टेट को पूछ रहा था, यहाँ पे बिहार के जिले का पूछ रहा है कि बिहार में कौन से जिला है जिस जिले का प्रति व्यक्ति आय, ओके, प्रति व्यक्ति आय क्या है सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे बिहार के जिला पूछ रहा है, इसलिए आप क्वेश्चन में कंफ्यूज ना होइएगा। ओके, चलिए तो इसका देखिए ऑप्शन में दे रहा है पटना, देखिए ख में दे रहा है गया, ऑप्शन ग कह रहा है शिवहर, ऑप्शन घ कह रहा है नालंदा। ओके, अगर आपको जितने सारे क्वेश्चन हम बता रहे हैं और उसमें से पहले से आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क इज द राइट आंसर। पटना जिले के जो लोग हैं वहां पर प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। क्लियर, आगे चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। उत्पादन एवं आय की गणना जो है ये विधि दृष्टिकोण से है। उत्पादन एवं आय गणना विधि दृष्टिकोण से है क्या है, ये आखिर है क्या, ये सहज है, वैज्ञानिक है या व्यवहारिक है, कि तीनों है। यहाँ पे क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर घ इज द राइट आंसर होगा। मतलब ये तीनों है। उत्पादन एवं आय की गणना विधि जो है वो सहज भी है, वैज्ञानिक भी है और आपका व्यवहारिक भी है। इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर घ इज द राइट आंसर, उपयुक्त तीनों है। क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट मतलब यहाँ पे मिल रहा देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब रिक्त स्थानों को पूरी करने वाला। ओके, रिक्त स्थान को पूरी करने वाला है, इनसे भी क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं, तो इसको भी देखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर, आगे चलेगा। तो कह रहा है क्या, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि बिहार की खालिस्तान, इसको पहले बोर्ड को साफ कर लें। चलिए कह रहा क्या कि बिहार की खालिस्तान
प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रही है। तो कह रहा है कि बिहार की कितने परसेंट आबादी जो है वो गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका 41.4%। 41.4% ऐसे जनसंख्या है जो गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रही है। ओके, हालांकि ये एक्चुअल डाटा देखिए, अभी ये सब चीज़ें घटती बढ़ती रहती है, समझे? तो नया अपडेटिंग में कुछ और आ सकता है आपका। क्लियर है? चलिए अब 2 नंबर देखते हैं हम लोग। 2 नंबर आपका देखिए क्या कह रहा है। 2 नंबर कह रहा है कि उत्पादन आय, ओके, खालिस्तान एक चक्रीय समूह का निर्माण करता है। तो उत्पादन, आय और कौन सा चीज आपका चक्रीय समूह का निर्माण करता है? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आपका होगा व्यय। क्या होगा? व्यय। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च। क्या होता है? व्यय मतलब खर्च। ओके, उत्पादन, आय और क्या? तो और आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा? ये आपका होगा व्यय। क्या होगा? व्यय मतलब खर्च, व्यय। ओके, व्यय तीनों मिलकर क्या करते हैं? तो एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है वो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होता है? सिंपल सा बात है, अगर भैया देश को हमारा इनकम होगा तो जाहिर सा बात है कि हमारे देश के लोग भी क्या करेंगे? वो विकसित होंगे, समझे? हमारा देश विकास करेगा तो हमारे क्या होंगे? हमारे जब देश का इनकम ज़्यादा होगा, हमारे देश में जब इनकम ज़्यादा हो लगेंगे तो सिंपल सा बात है कि हमारे यहाँ के लोग भी अमीर होंगे। मतलब प्रति व्यक्ति आय में भी क्या होगा? क्या होगा? जब यहाँ पे वृद्धि होगा तो प्रति व्यक्ति आय में भी क्या होगा दोस्तों? ये भी क्या होगा? वृद्धि होगा। क्लियर? क्लियर हो गया? समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्या? ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कह रहा है क्या कि राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से किसकी क्रिया पूरी होती है? लीजिए, ओके, कह रहा है क्या 4 नंबर में देखिए कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि होने से क्या होती है, कौन सी क्रिया पूरी होती है? तो आपको यहाँ पे बता दें कि विकास की क्रिया पूरी होती है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि विकास तो होता होगा, और कैसे विकास होगा? जब देश की आय बढ़ेगी और लोगों की आय बढ़ेगी तो विकास तो होगा कि नहीं होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कह रहा है कि बिहार में 2008 और 2009 के बीच कुल घरेलू उत्पाद कितना हो गया? 2008 और 2009 के बीच घरेलू उत्पाद पहले कितना था वो छोड़िए, अब कितना है? मतलब 2008 और 9 में लगभग कितना था? तो यहाँ पे आपको बता दें कि था हम लोग का 11.03%। कितना था? 11.03%। क्लियर हो गया? चलिए